सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की शुरुआत कल यानी 4 फरवरी से हो रही है। यहां से आप अपनी जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर क्वेश्चनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले एक पूरे पेपर का हल करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग चुनिंदा 100 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी को अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये चुनिंदा 100 सवालों को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी का कल से पेपर की शुरुआत होने जा रहा है, जब आप सभी का कंप्यूटर पे पेपर ओपन होगा तो सबसे पहले आप सभी को 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। ये आपका पहला सेक्शन होगा, जिसमें से आप सभी को, यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो केवल आप सभी को 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। एक बात है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को केवल 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। उसके बाद यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को केवल 12 क्वेश्चन सही करने होंगे, ये 40 क्वेश्चन में से। इसे आप सभी को क्वालिफाइंग करना आवश्यक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो 40 क्वेश्चन आप सभी के बीच में आएंगे, बस आज के 100 सवालों का पूरा देख लीजिएगा, आप अच्छी तरीके से क्वालिफाइंग कर जाएंगे। उसके बाद लेकिन हाँ, इस 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी के पास 45 मिनट का समय रहेगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 45 मिनट जैसे ही समाप्त होगा, दूसरा सेक्शन आप सभी का ओपन हो जाएगा। दूसरा सेक्शन आप सभी का मेन होगा। 25 क्वेश्चन जीके, इन्हीं से आप सभी का फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। इन्हीं का नंबर आप सभी के पेपर में ऐड होगा, जुड़ेगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन जीके का मिलेगा और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का। पूरे 50 क्वेश्चन ये आपका फाइनल डिसाइडेड होने वाला है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबरों में से आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। याद रखिएगा, इसमें 1 नंबर का सीधे सीधे माइनस मार्किंग रहेगा। और इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी के पास केवल 45 मिनट का समय रहेगा। ठीक है। तो साथियों, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वही क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथियों, आप अपने परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये भाई 100 सवाल को जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टारगेट हमारा केवल एक ही था, 4 फरवरी क्वेश्चन पेपर, लेकिन जिनका पेपर 4 के बाद भी है तो इस क्लास को अच्छी तरीके से के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें आने वाले शिफ्टों की तरह पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। पहले का C ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड कचरे को हटाया गया था? भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड कचरे को हटाया गया था? तो पूरे 40 वर्षों के बाद। C ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत और किस देश की सेना के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था? तो साथियों, भारत और किस देश की सेना के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास जनवरी 2025 में हुआ था। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग परियोजना का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया था? तो जम्मू कश्मीर में किया था। B ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी NCSC का आयोजन 2025 में किस जगह हुआ था? ये देखिए MTS लेवल के करंट अफेयर के सवाल हैं। आपने यदि 2024 का पेपर दिया होगा या देखा होगा तो आपने देखा होगा करंट अफेयर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप सभी को जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना है, बस क्लास के सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और आज लगभग 3 से 4 क्लास आएगी, सारे क्लास को आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, देखिए 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2025 में किस जगह पर हुआ था? तो ये भोपाल में हुआ था। D ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं तो एसएससी के नए पैटर्न पे ये सिलेक्शन वाले प्रश्न जरूर एक नज़र में देखेगा। इसमें आपको कंप्लीट नए पैटर्न पे जीके जिस कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक पूरी तरीके से जैसे आपके पेपर में सवाल पूछेंगे वही सवाल इसमें दिया गया है। बहुत आसान भाषा में एक एक क्वेश्चन समझाया गया है। इसमें आप सभी को जीके जिस कंप्लीट मिलेगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट। स्टैटिक जीके तो समझिए कि हम आप सभी को 2200 से 2300 क्वेश्चन दे रहे हैं और आपके पेपर में एक शिफ्ट में लगभग 15 से 16 सवालों का केवल स्टैटिक जीके का वेटेज रहने वाले हैं। इंग्लिश आपको पूरा हम कंप्लीट दे रहे हैं भाई, करंट अफेयर पूरे 1 साल के दे रहे हैं, रीजनिंग आपको पूरा कंप्लीट दे रहे हैं, मैथ्स आपको पूरा कंप्लीट दे रहे हैं विथ डिटेल सोल्यूशन। ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन आंसर रहेगा, उसके साथ डिटेल में आपको सोल्यूशन मिलेगा। प्लस इसके अलावा आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड फ्री 40 टेस्ट भी मिल रहे हैं भाई, जिससे आप सभी का फाइनल सिलेक्शन होने वाले हैं। और ये 1000 क्वेश्चन होगा, यदि आपने इसे भी तैयार कर लिया तो समझ आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छा पास कर ले जाएंगे आराम से। ये स्पेशल ऑफर आपके एग्जाम तक मात्र 100 रुपये का भाई होने वाला है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, जैसे आप मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करेगी, तुरंत प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा समय आप सभी के नहीं लेगी। ओके मेरे दोस्त, तो आप सभी को अपने पेपर में बैठने से पहले ये पूरे लगभग 5 से 6000 क्वेश्चन एक बार जरूर देखना है भाई। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा था। ये सवाल किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा, आप सभी को याद करना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा था, तो भारत 50वें नंबर पे था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके यदि आप सभी से पहले की बात करेगा तो सिंगापुर है भाई पहले पर। यह सवाल अधिक पूछता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो सिंगापुर था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर का नाम बताइए। खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर का नाम क्या रखा गया, तेजस और तारा रखा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, गुजरात में पहले बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया था। गुजरात में पहले बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया था, तो मनसुख मंडाविया ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 इसको कहां पर आयोजित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA का कार्यभार किसने संभाला। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं भाई, ये भी हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में पूछ सकता है। रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है, तो मयंक शर्मा ने। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताइए। देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम कौन है, वो अंजू राठी राणा है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे चुना गया है बताइए, तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया। ऑप्शन एम राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को, मार्च 2025 में इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव IPOI का नया सदस्य कौन सा देश बन गया था। ये भाई SSC MTS लेवल का ही करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान रखिएगा। मार्च 2025 में इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव का नया सदस्य कौन सा देश बन गया, तो न्यूजीलैंड नया सदस्य देश बना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, PM मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया था। PM मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा उन्हें सम्मान प्रदान किया था, तो मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, किस देश में 6वीं बिमस्टेक समिट 2025 आयोजित हुई जिसमें PM मोदी जी ने हिस्सा लिया था। किस देश में 6वीं बिमस्टेक समिट 2025 आयोजित हुई थी जिसमें PM मोदी जी ने हिस्सा भी जाकर लिया था, तो थाईलैंड देश में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। और जिनका तैयारी हो चुका वो पूरे 100 सवाल का रिवीजन भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन है? बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 के विजेता का नाम क्या है? तो ऑस्कर पियास्त्री हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन मई 2025 में हटा दिया? बताइए, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन मई 2025 में हटा दिया? अब वो भी खेल सकते हैं, तो कांगो गणराज्य को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। आईपीएल 2025 सीजन में ऑरेंज कप विजेता कौन बने थे? बताइए, ऑरेंज कप का मतलब जो सबसे अधिक रन बनाते हैं, पर्पल कैप जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं, ये तो आप सभी को मालूम होगा। एक ही टीम के भाई ऑरेंज कप विजेता थे और पर्पल कैप विजेता थे। आईपीएल 2025 की बात करें जो 18वां सीजन खेला गया था। ऑरेंज कप की बात करते हैं, जो सबसे अधिक रन बनाए थे साई सुदर्शन जो कि गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। उसके बाद सबसे अधिक विकेट कौन लिए थे भाई? प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे अधिक विकेट लिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? G20 शेरपा कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? तो अमिताभ कांत थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? बताएंगे, किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली भी है? तो ये गुजरात की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए भाइयों अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ढिमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो अराकू घाटी के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? बताएंगे आप सभी, तो उसका नाम इडक्का है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा नृत्य एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? भाई आप देखते होंगे एसएससी एमटीएस के पेपर में जब भी स्टैटिक या पोर्शन में सवाल आता है तो इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो भाई वही चुनिंदा सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और दिन में जो आज सारी क्लास आएगी बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सारी क्लास आने वाली है। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। बताइए कौन सा नृत्य एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? तो वो झूमर है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को। उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक रूप में प्रसिद्ध हैं? उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के किस शैली के वादक रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये खंडहार बानी के वादक रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना की? 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलापन की रचना की है? उनका नाम कौन है? सिद्धेंद्र योगी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। आरुषि मुदगल को किस नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 सम्मानित किया गया? आरुषि मुदगल को किस नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 सम्मानित किया गया? तो ओडिसी नृत्य के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक कौन से वादक थे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक कौन से वादक थे? तो ये बांसुरी वादक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है? दक्षिण भारत के सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है? तो ओणम है भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? याद रखिएगा राज्य दर्शन से, और जो भारत में पहला गठित हुआ है उससे कम से कम 6 से 8 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे आप सभी से। ध्यान रखिएगा, पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1960 में हुए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया? ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1924 में किया गया। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, बिलासिनी नाट्यम और बिनारा नाट्यम किस राज्य के नृत्य हैं? बिलासिनी नाट्यम और बिराना नाट्यम किस राज्य के ये नृत्य हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 को, रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से रानी मचैया को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, हीराकुंड बांध किस नदी बनाया गया है? हीराकुंड बांध को किस नदी बनाया गया? महानदी बनाया गया है हीराकुंड बांध को। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा यानी किस राज्य का हिस्सा है? तो ये असम राज्य का हिस्सा है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील इनमें से कौन सी है? तो कंवर झील है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में आप जरा बताइए, जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत के राज्य में, तो बताइए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए तो जरा। और भाई आप लोग अपना एग्जाम डेट भूलिएगा मत, सभी बता देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना भारत में किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत में किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना 1952 में की गई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है यानी किस कार्यालय के अधीन होता है? परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन, तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये स्थित है इंदौर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? इन घरेलू वस्तुओं में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है? बताइए आप सभी। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो इसकी स्थापना भाई ट्रॉम्बे मुंबई में की गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। ओके, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का जो सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र वो कौन सा है? तो कुडनकुलम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को,
भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना था? किस वर्ष में? तो 1989 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2014 में इस अधिनियम को पारित किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो साथियों यहां से अब हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। भाई ये रीजनिंग के सवाल आपको मिस नहीं करना है। ओके देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्म को 46-83 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और म्यूज को 24-19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में यम के लिए कूट क्या होगा? देखिए, जैसे आप सभी से यम का कोड पूछा है, हमने आपको हर क्लास में क्या बताया, जब सिंगल आए कोई अक्षर, आप सभी से सिंगल अक्षर का कोड पूछे तो आप क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसमें हम कॉमन चेक कर लेंगे। जैसे देखिए फॉर्म में यम है, उसके बाद यम यू एस यानी म्यूज में भी यम है, इसका मतलब कि यम यम दोनों में कॉमन है। जब आप देख लेते हैं कि यम दोनों में कॉमन हो गया तो इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 देखिए पहले वाले कोड में भी है और दूसरे वाले में भी 4 कॉमन है, इसका मतलब कि यम का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हमारा सी ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए जब सिंगल पूछेगा, कल के पेपर में आपको यही काम करना है, जब सिंगल पूछेगा तो पहले आपको कॉमन चेक कर लेना है। कॉमन मिल जाए तो आप समझिए कि इनके जो कोड होगा ना उसमें भी कोई ना कोई नंबर आपको कॉमन मिल जाएगा। जैसे यम यम कॉमन मिला तो इसी प्रकार 4 भी कॉमन मिला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को। इस बार का नया सवाल एसएससी ने ये हर एग्जाम में पूछ रही है, यदि संख्या 93, 62, 45 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? यानी जो ये संख्या दी गई है 9, 3, 6, 2, 4, 5, सवाल क्या पूछा कि प्रत्येक जितने भी सम अंक है इसमें आप सभी को 1 जोड़ना है, यानी जितने भी सम अंक है इसमें 1 हमें जोड़ना है। ठीक है, तो पहले हम जितने भी सम अंक है इसमें 1 जोड़ लेते हैं और प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाना है, यानी जितना भी विषम अंक है इसमें से 2 घटा लेना है। भाई आपको मालूम है सम अंक वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, विषम अंक वो संख्या जो 2 से नहीं कटती। देखिए 9 एक विषम संख्या होती है, 3 भी एक विषम संख्या होती है और आपका 5 एक विषम संख्या होती है। विषम अंक में से 2 घटा लेना है, सम अंक में से 1 जोड़ लेना है। तो इस प्रकार हमें अब नई संख्या बनानी है। 9 में से 2 घटा देंगे 7, 3 में से 2 घटा देंगे 1, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 4 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और 5 में से 2 घटा देंगे 3। अब देखिए तो सवाल क्या पूछा कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? देखिए 7 2 बार आ गया तो 1 ये हो जाएगा, 3 2 बार है, यानी 2 ऐसी संख्या है जो कि 1 से अधिक बार आ रही हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताएंगे आप सभी? तो 2 बार हो जाएंगे भाई। 2 ऐसी संख्या है जो कि 1 से अधिक बार आ गई। 7 2 बार आया, 3 भी 2 बार आ गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएंगे। यानी 2 ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आएंगे, एक 7 है और एक 3 है। क्लियर आप सभी को? चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। एक शिफ्ट में कम से कम 3 सवाल आप सभी से पूछा जाएगा, इस पे आप स्टार बना लीजिए। देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो साथियों ये समीकरण दिया है, सवाल में आप सभी को प्लस की जगह माइनस रखना है और गुणा और भाग को आपस बदलना है। तो चलिए पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं, उसके बाद बॉडमस के नियम अप्लाई करेंगे। 35 माइनस है तो माइनस की जगह प्लस रख देंगे, 112। गुणा है तो गुणा को तो भाग में बदलना है तो गुणा की जगह हम भाग रख देंगे, 84। उसका देखिए 84 के बाद देखिए भाग है तो गुणा में बदल देंगे, 48। ठीक, 48 प्लस है माइनस में, ये हमारा समीकरण तैयार है। इसमें हम बॉडमस के नियम अप्लाई करेंगे। अब तो सबसे पहले देखिए भाग होगा भाई 35 प्लस 112। देखिए 84 के भाग 112 में तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, इसे हम बटे का रूप दे देते हैं, आसान हो जाएगा भाई। उसका देखिए गुणा 48 माइनस 75। अब हमें इसे थोड़ा सा काटना होगा अच्छी तरीके से। बताइए आप सभी किस नंबर से काट सकते हैं? देखिए 12 7 84 और 12 4 48,
ठीक है भाई, 12 सतह 84, 12 चौं 48, 84 7 बार में और 48 4 बार में 12 से। उसके बाद देखिए अब ये जो 7 है, 7 का भाग हम 112 में देंगे तो कितने बार में, तो यहाँ से 35 प्लस 7 एकम 7 और 11 में 7 4 42 यानी 16 7 112 और यहाँ से -75, इतना हो गया। अब देखिए 35 16 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ से भाई 35 16 को, एक सेकंड भाई यहाँ पे गुणा भी तो हमें करना है। जैसे देखिए यहाँ से एक सेकंड, पहले तो हमने देखिए 35 प्लस किया, फिर इधर अभी 4 है ना, तो 13 गुणे 4 बच रहा है -75, क्योंकि भाई देखिए जब हमने 12 का भाग 48 में दिया तो 4 आया है, फिर अब ये 7 का भाग 112 में दिया 13 आया, अभी इतना बाकी, यानी अब देखिए 35 प्लस ये 13 चौक का 52 आएगा, फिर उसके बाद -75 करना पड़ेगा। 35 और 52 कितना हो जाएगा, 30 50 80, 30 और 50 80, ठीक, और 5 85 2 87, इधर 87 और -75, यानी यहां से तो हमारा 12 आंसर आ रहा है भाई, 12 आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 24 कर दिया भाई, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, हमसे कहीं पर मिस्टेक हुआ है, चेक करके बताएंगे आप सभी अच्छी तरीके से। पहले हमने इस समीकरण को बनाना है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं भाई, लेकिन ये तरीका यही होगा भाई, हल करने का तरीका तो यही है, ठीक है, बस आप तरीका सीखे। जैसे देखिए एक सेकंड भाई, प्लस यहाँ था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, यहीं पे मिस्टेक हो रही थी भाई। अब भाग है तो गुणाम बदलना पड़ेगा, 84। अब एक सेकंड भाई, ठीक है, हमारा समीकरण तो ठीक है ना, ये बनाना था तो हमने ये बना लिया, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा और प्लस की जगह माइनस, ये तो ठीक है भाई। फिर देखिए 35 प्लस अब 112 ये है तो 84 के भाग हम करेंगे, गुणा 48 कर देंगे, -75 कर देंगे, ये समीकरण तैयार है। तो देखिए 12 7 84, 12 चौं 48, इधर से 35 प्लस 7 का भाग 112 में देंगे, 16 7 112 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से -75, तो 35 प्लस 16 चौका 64, एक सेकंड भाई, अब देखिए ये 35 आपका है, 16 चौका 64, गलती हो रही थी भाई, -75, देखिए 35 और 64 कितना होता है 99, 99 -75, अब देखिए 24 आंसर आ गया भाई। देखिए डी ऑप्शन, छोटे छोटे मिस्टेक यहीं से हमें नहीं करना है भाई, तो इस तरह से आप सभी सॉल्व को सॉल्व करेंगे, ओके, तरीका बस आप सीखिएगा, तो इस सॉल्व का डी आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। एक निश्चित कोड भाषा में रफ एंड रेडी को एमओ एचपी केएम के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और रोड इज रफ को टीएक्स केएम बीएन के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में रफ को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। दोस्त मेरे आप सभी से इस बार देखिए रफ का कोड पूछा है, हमने आपको क्या बताया, जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए। देखिए रफ इसमें है, पहले वाले में कोड रफ है, दूसरा वाले में देखिए भी रफ है, इसका मतलब कि रफ कॉमन मिल गया, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। देखिए केएम पहले वाले में दिया है कोड में, दूसरे के वाले में केएम है, इसका मतलब कि रफ का कोड क्या हो जाएगा केएम हो जाएगा, यानी इस सॉल्व का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई क्लियर यहाँ तक। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे बिल्कुल भी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, एक्स क्यू एस भी ओ क्यू टी एम ओ आर के एम क्वेश्चन मार्क, तो सातों अक्षरों का श्रृंखला है। अब देखिए हम पहले अक्षर का रिलेशन जब निकालेंगे तो हमारा पहला पी आएगा, क्यों पी आएगा, क्योंकि देखिए सभी ऑप्शन पी से शुरुआत किया है, यहीं से आप सभी को अपना टाइम बचत करना है, तो हम ऐसा काम करते हैं ना, पहले अक्षर का कोड नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम दूसरे अक्षर का कोड निकालेंगे। देखिए क्यू ओ एम के, ठीक है, क्यू 17 ओ 15 एम 13 के 11, 70 से 15 -2, 15 से 13 -2, 13 से 11 -2, यानी इसमें लॉजिक -2 का लगा है, यानी 11 से हम 2 घटा देंगे तो 9 पे आई, यानी हमारा दूसरा जो अक्षर आएगा ना वो आई आएगा, तो पी आई आएगा भाई। देखिए या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यही दो ऑप्शन है जो कि पी आई है और पी आई है। अब लास्ट का अक्षर यदि हम कोड निकालेंगे तो या तो यल आ जाएगा या तो किया जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो लास्ट अक्षर का कोड निकाल लेते हैं इसी प्रकार, यस क्यू
ओ और यम का, यस क्यू ओ और यम। देखिए यस होता 19, क्यू होता 17, ओ होता 15, यम होता 13। इसमें देखिए -2 हुआ है, इसमें भी -2 हुआ है, तो 13 में से हम 2 को घटा देंगे 11, 11 पे कौन आता है, के आता है, पी आई के, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 51 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 इनमें से एक कोई न कोई पैटर्न पे समान है लेकिन एक अलग है, तो उसी पैटर्न को आपको बताना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है, तो इस तरह के सॉल्व को आप इन्हीं में हर एक ऑप्शन का कोड करेंगे। यम 13, यस 19, यन 14, 13 से 19 प्लस 6 हुआ है, 19 से 14 यानी -5 हुआ है पहला। दूसरा ऑप्शन के कोड करिए, के होता है 11, क्यू होता है 17, तो इसमें +6 हुआ है। यम 13, 17 से 13 -4 हो गया। देखिए अलग मिला कि नहीं? पहले हम देखिए -5 है, दूसरे केवल -4 है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, पी होता है 16, बी होता है 22, पहले वाले में तो सभी में +6 करा है, फिर क्यू होता है 17 -5। देखिए अब देखिए 2 कॉमन मिल गया कि नहीं? पहला ऑप्शन और ऑप्शन सी कॉमन मिल गया, +6 -5 का, लेकिन भाई जो ऑप्शन बी है वो अलग हो गया भाई, +6 और -4 का। तीसरा ऑप्शन का कोड करिए, यच देखिए 8, यन 14 यानी +6, आई 9 -5। क्लियर? यानी इस सवाल का बी ऑप्शन जो है भाई के क्यू एम, ये क्या है? इन समूह ग्रुप से संबंधित नहीं मैच कर रहे हैं, ये लॉजिक नहीं बैठा पा रहे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन इन समूह अक्षर से भाई अलग है, क्योंकि ये पैटर्न +6 और -4 का अप्लाई कर रहे हैं और सभी +6 और -5 का तीनों पैटर्न पे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 14 से 12, 14 से 20, 14 से 30, 14 से 42, 14 से 56। तो भाई हम 14 को हम नहीं लिखें, केवल 12 लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं, लास्ट के 2 अंक केवल 12, 20, 30, 42, 56। देखिए 12 से 20 +8, 20 से 30 +10, 30 से 42 +12, 42 से 56 +14। देखिए 8, 10, 12, 14 यानी +16 हो जाएगा भाई, 2 का पेयर चला है, यानी 56 में 16 जोड़ेंगे 72, यानी 1472 आंसर आएगा भाई। जब पूरा हम आंसर को काउंट करेंगे तो 1472 आएगा ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल को जरा सॉल्व करिए भाई, तो क्या बनेगा राइट आंसर? 7 व्यक्ति हैं, ए बी एल एम एन यस और टी, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति ऐसे दिया है, इसमें 7 लोग को हमें बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए वो सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, यानी सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। सवाल देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। ए और यस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों ए और यस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठ गए हैं। देखिए ए और यस के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठ गए। अभी कौन अक्षर बैठे हैं, कौन व्यक्ति बैठे हैं, किसी को नहीं मालूम है। दूसरा का लाइन पढ़िए, यम जो है यस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी यस के ठीक बाएं, तो यस का बायां पड़ोसी तो यम इधर होगा भाई, यस का राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, यानी यस का दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, तो यस के ठीक बाएं साइड में यम बैठा है तो इधर आएगा। ये क्लियर हो गया। फिर देखिए टी के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है, साथ ही टी के दाएं ओर कोई नहीं बैठा, यानी टी को हमें वहां पर बैठाना पड़ेगा जो कि उसके राइट साइड में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा, यानी हम लास्ट को टी को यहां बैठाएंगे तभी तो टी के राइट साइड में कोई नहीं बैठेगा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। टी को सबसे लास्ट में, जिसके राइट साइड में कोई नहीं बैठेगा। टी और यम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, देखिए टी और यम के बीच केवल 2 व्यक्ति, अभी यहां पे एक और व्यक्ति बैठेगा ना तो क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए यन जो है ना वो यल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी भाई यल के ठीक दाएं पड़ोस में यन बैठा है, तो भाई यल को यहां बैठा देते हैं, यन को यहां बैठा देते हैं, तभी तो देखिए यल के जस्ट राइट साइड में यन बैठेगा। अब यहां पे देखिए एक पंक्ति खाली, यहां पे कौन नहीं बैठा है? ए बी नहीं बैठा, तो बी को यहां बैठा दीजिए। 7 व्यक्ति बैठ गए। सवाल क्या पूछा है? बी और
एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? बी यहाँ बैठा है, एन यहाँ बैठे, इनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक यम बैठा है और एक यस बैठा है, दो व्यक्ति बैठे, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, किसी प्रकार का डाउट तो हुआ नहीं होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। 7 बॉक्स है भाई, सी डी ई एफ जी एच और एक्स, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, परंतु जरूर नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। 7 बॉक्स है भाई, जैसे देखिए हम पहले भाई 7 बॉक्स को बना लेते हैं। चलिए 7 बॉक्स को हम ऐसे ही बना लेते हैं, पंक्ति की तरह बना लेते हैं। एक नहीं, ऐसे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पंक्ति बन गए, है ना। अब देखिए एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को सेम उसी तरह करते चलेंगे। सी और एच के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो साथियों सी और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति रखे हैं, बॉक्स रखे गए हैं, तो सी को हम यहाँ कर देते हैं, एच को यहाँ पे कर देते हैं, तो इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं भाई, यानी 2 बॉक्स रखे गए हैं। फिर देखिए जी के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, यानी भाई जी के ऊपर केवल एफ ही को रखा गया है, यानी जी को हम यहाँ रखेंगे भाई ना, तभी तो उसके ऊपर केवल एफ को रखेंगे। ये भी लाइन पूरा हो गया। फिर देखिए जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जी और सी के बीच केवल 1 बॉक्स, ठीक है, ये भी लाइन आपका पूरा कंप्लीट चल रहा है। फिर देखिए ई और एक्स के नीचे किसी एक स्थान पर, ई को एक्स के नीचे किसी एक स्थान पर, लेकिन डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। साथियों सवाल क्या बोला समझिए, ई को ना एक्स के नीचे किसी स्थान पर, ई को एक्स के नीचे किसी के स्थान पर, लेकिन डी के ऊपर किसी के स्थान पर रखना है। यानी भाई डी को हम मान के चलिए कि डी के ऊपर किसी एक स्थान पे ई को पहले रख लेते हैं, तो दोस्त मेरे डी को हम यहाँ रख लेते हैं, तो इसके ऊपर ई को हम यहाँ रख लेते हैं, लेकिन यक्स के नीचे किसी एक स्थान पे तो यक्स को यहाँ रख लेते हैं। देखिए यक्स के नीचे किसी एक स्थान पे ई आ गया, लेकिन सवाल बोला है कि डी के ऊपर किसी एक स्थान पे, तो डी के ऊपर हो गया भी, सवाल पूरा हो गया। सवाल क्या पूछा कि यक्स और डी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए, यक्स और डी के बीच में, यक्स यहाँ है डी यहाँ है, तो इसके बीच में कितने व्यक्ति रखेंगे भाई? 2, एक सी है और एक ई है। देखिए आप, एक सी है और एक ई है, यानी 2 बॉक्स रखे गए यक्स और डी के बीच में, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। समझिए कि इस तरह का एक सवाल आपके पेपर में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन भाई बस इस तरह का पैटर्न आप पकड़िए, आराम से चले जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग आपको वहाँ पे रिलैक्स होकर अपना पेपर देना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए आप सभी को, ठीक है दोस्त मेरे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो सातों इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? जैसे देखिए पहला आपका 10/27 है, जब इसका हम भाग कराएंगे तो पॉइंट में समथिंग आएगा। अब फिर देखिए दूसरे का 31/38 है, यानी हम 38 का भाग 31 में कराएंगे तो ये भी कुछ पॉइंट में ही आएगा। फिर देखिए ऑप्शन सी 9/11 है, जब इसका हम भाग कराएंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट आपका समथिंग 8 आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। लेकिन अब डी ऑप्शन देखिए आपने 11/11 करेंगे तो यानी 11 में 11 भाग करेंगे तो 1/1 यानी 1 इसका आंसर आएगा। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन से कहलाएगा? 11/11 कहेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर आप सभी को? ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था भाई? तो 151 नंबर का भारत था। पहले की बात करेगा तो नॉर्वे देश था, ठीक है, पहले की बात करेगा तो नॉर्वे था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो साथियों रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे आप सभी को ये पूरा 100 सवाल जरूर देखना है भाई, ओके। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? तो फिलिप लायंस को दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा चंद्रिका टंडन को दिया गया, सी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन बनी? सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम की बात करते हैं तो मुंबई शहर बनी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुंबई किस टीम को हराकर? मध्य प्रदेश को हराई थी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था भाई? सचिन रविंद्र ने जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। और आईसीसी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में जो दो टीम आपस में भिड़ी थी, भारत और न्यूजीलैंड, तो भारत ने जीता था भाई। उसमें सबसे अधिक रन बनाए रोहित शर्मा जी ने सबसे अधिक रन बनाए थे, उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था। लेकिन जो सबसे पूरे टूर्नामेंट में रन बनाए थे सबसे अधिक वो सचिन रविंद्र थे, तो इन्हीं के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब में जैनिक सिन्हा ने किसे हराकर खिताब जीता था? याद रखिएगा भाई 2026 का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है और दोस्त मेरे कार्लोस अलगराज ने हरा दिया है नोवाक जोकोविच को, जो सबसे नंबर 1 के प्लेयर थे। ध्यान रखिएगा, एक साल बन चुका है कि ग्रैंड स्लैम 2026 जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना, उसमें कार्लोस अलगराज जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच को हराकर। ये सवाल करंट अफेयर में तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब में जैनिक सिन्हा किसे हराकर खिताब जीते थे? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर खिताब जीता। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63, गवाह सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? गवाह सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फरवरी 2025 में शुरू किया गया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत का था? तो 25.51% का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताएंगे आप सभी, तो कथक से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अलूना काबोनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? अलूना काबोनी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में से सबसे पुराना है? कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो ग्वालियर घराना है सबसे पुराना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69, 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? 5 दिवसीय उत्साह है गान नगाई उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो ये उत्तर पूर्वी हिस्से में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? 2.13 मीटर में होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाली मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो साथियों जो लॉन टेनिस होता है जब इसमें डबल प्लेयर एक साथ खेलते हैं तो कोर्ट की चौड़ाई फीट में लगभग याद रखिएगा 36 फीट की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73, एफसी पर एनडीपी साथ ही विदेश निवल कारक आय किसके बराबर होता है? एफसी पर एनडीपी साथ ही विदेश से निवल कारक आय ये किसके आय होता है?
तो एफसी पर एनएनपी के बराबर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए 74 को। भारत द्वारा आमों का निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय को मापने की किस विधि का एक हिस्सा है? भारत द्वारा आमों का निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय को मापने की किस विधि का एक हिस्सा है? तो ये व्यय की विधि का एक हिस्सा है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता ये किससे संबंधित एक आयाम है? बताइए, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो दाता निधि पर निर्भरता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76। मणिपुर की इम्फाल घाटी किस शिल्प का एक उदाहरण केंद्र है? मणिपुर की इम्फाल घाटी किस शिल्प का एक उदाहरण केंद्र है? तो ये कौना शिल्प का एक उदाहरण केंद्र है जो मणिपुर की इम्फाल घाटी है? ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 77 को। दोस्त मेरे आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं क्लास का, ओके। निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कौन कर सकता है? तो भारत की संसद कर सकता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 297 पे लागू किया गया, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79। 1939 के त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? 1939 के त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे? आप सभी को याद होगा सुभाष चंद्र बोस जी से हार गए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो साथियों 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो महाड़ सत्याग्रह शुरू किया गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 71 को। तो साथियों यहाँ से अब हम लोग इंग्लिश के वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्त मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जो इस क्लास में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करें, लेकिन 20 के हम लगभग 50 क्वेश्चन के बराबर करेंगे। हर एक ऑप्शन को डिटेल में अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आप सभी से पूछा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जैसे माउंटेन। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। माउंटेन का स्पेलिंग क्या होता है? MUNTAIN होता है भाई, ये माउंटेन होता है। वीकेंड, डेजर्ट, ये ठीक है भाई, और जर्नी, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये डेजर्ट वो आप मत सोचिएगा जो डेजर्ट रेगिस्तान वाला नहीं, यहाँ पे जो डेजर्ट होता है ना खाने वाला एक चीज होता है, तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग DSSERT होता है, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 को। सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस बिलो विच इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड, यानी यूनिफॉर्मिटी का आप सभी को एंटोनिम बताना है। यूनिफॉर्मिटी अ ग्रेट वैरायटी ऑफ बर्ड्स इज फाउंड इन द सेंचुरी ऑफ इंडिया, यानी आप सभी को यूनिफॉर्मिटी का विलोम शब्द बताना है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक रूपता होता है, ठीक है, एक रूपता होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? जैसे ग्रेट मतलब क्या होता है? महान होता है, ये तो हो नहीं सकता है। वैरायटी हो सकता है, जैसे कि एक रूपता, तो इसका उल्टा क्या होगा? वैरायटी, विविधता, कई कई प्रकार के अलग अलग चीज, तो क्या बोलेंगे? विविधता बोलेंगे। यानी यूनिफॉर्मिटी का जो एंटोनिम होगा वो वैरायटी हो जाएगा। फाउंड मतलब क्या होता है? फाउंड मतलब मिलना होता है। सेंचुरी मतलब क्या होता है? जो अभ्यारण्य होते हैं भाई, अभ्यारण्य को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। तो इस सवाल का यूनिफॉर्मिटी का जो एंटोनिम बनेगा वो वैरायटी बनेगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? इक्वली का स्पेलिंग ठीक है, इक्वली मतलब समान होता है, स्पेलिंग ठीक है। अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, जो भाई अनिच्छुक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनविलिंग बोलते हैं। आर्गुमेंट, जो हम तर्क लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? आपका तर्क। ऑकर्ड, अब ऑकर्ड जो घटित होता है, ऑकर्ड मत का मतलब क्या होता है? घटित होना। तो इसका स्पेलिंग याद रखिए, OCC तो होता है, फिर उसके बाद
URRED होता है भाई, OCCURRED होता है, लेकिन इसमें देखिए केवल सिंगल आर दिया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप सभी को बताना है। अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाई अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोसेस्ड, मतलब कि वास्तव में जितनी अहमियत या योग्यता होनी चाहिए उससे अधिक का दिखावा करके प्रभावित करने का प्रयास करना। भाई देखिए, वास्तव में जितनी अहमियत या योग्यता होनी चाहिए उससे अधिक का दिखावा करके प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे भाई दिखावटी, यानी वो दिखावटी करें, उसके लिए एक शब्द है प्रीटेंटियस बोलेंगे। प्रीटेंटियस का मतलब होता है दिखावटी, ठीक है, क्या होता है, दिखावटी होता है, ध्यान रखिएगा। इंपीरियस का मतलब होता है जो घमंडी होते हैं भाई, ठीक है। एरी का मतलब क्या होता है, एरी मतलब होता है हवादार, एरी का मतलब हवादार। ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत ही शानदार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, डल, अस्थाई, नीरस, डल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे सुस्त, तो इसका क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, दिलचस्प हो जाएगा। पियोस का मतलब धार्मिक। प्रीकैरियस का मतलब होता है एक तरह से मान के चलिए कि अनिश्चित। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकीपूर्ण, जो धमकीपूर्ण होता है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेटनिंग बोलते हैं। तो मोनोटोनस का जो एंटोनिम होगा वो इंटरेस्टिंग बनेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 को। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन अ स्पेलिंग एरर, यानी ये सेंटेंस दिया है, इसमें कोई ना कोई स्पेलिंग आपका एरर दिया है। जो वाज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कैरली स्टैंड, यानी इसमें आप सभी को कौन सा दिखाई दे रहा है स्पेलिंग एरर का, हमें तो स्कैरली का दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई स्कैरली का स्पेलिंग क्या होता है बताएंगे आप सभी, होता है आपका SCARCELY होता है भाई। तो ये पूरा आपका खंड गलत हो गया, स्कैरली स्टैंड, यही आपका पूरा क्या है भाई, स्पेलिंग एरर है। तो सी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे ही कुड का मतलब कि वह कर सकता था, सो टायर्ड दैट यानी इतना थका हुआ कि वो कुछ नहीं कर सकता, जो वाज यानी जो था, तो भाई इस सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी एक महिला जिसके एक ही समय में एक से अधिक पति हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिएंड्री बोलते हैं भाई। याद रखिए, एक महिला जिसके एक ही समय पर एक से अधिक पति होते हैं क्या बोलते हैं, पॉलिएंड्री बोलते हैं, ठीक है। इंडोगैमी का मतलब होता है सगोत्र जो विवाह होता है। पॉलीमैथी का मतलब होता है कि बहुश्रुतता होता है, ठीक है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि बहुपति प्रथा, क्या बहुपति एक प्रथा होता है भाई, ठीक है। मोनोगैमी का मतलब होता है कि एक पत्नीवाद, जो एक पत्नीवाद होते हैं ना उसे मोनोगैमी बोलते हैं, केवल सिंगल पति पत्नी उनको मोनोगैमी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, 88 का राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस, यानी आप सभी को वेरी मच परप्लेक्स्ड का मुहावरा बताना है। वेरी मच यही आपका अंडरलाइन पार्ट हुआ है, वेरी मच परप्लेक्स्ड बताएंगे आप सभी क्या बनेगा, यानी जो आपका वेरी मच परप्लेक्स्ड लिखा है इसका मतलब कि हक्का बक्का होना भाई, क्या हक्का बक्का होना, बताइए तो क्या बोलेंगे हक्का बक्का होने का, तो एट हिज विट्स एंड बोल देंगे, ठीक है। जैसे एट एनी रेट का मतलब किसी भी हालत में या किसी भी दाम में। एट लॉगर हेड्स का मतलब कि जो झगड़ालू होते हैं भाई, जो झगड़ालू होते हैं। एट हिज डिस्पोजल मतलब उसके पास उपलब्ध। दोस्त मेरे अब देखिए, जो एट हिज विट्स एंड लिखा है इसका मतलब होता है कि हक्का बक्का की हालत में या हक्का बक्का होना।
तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो वेरी मच परप्लेक्स्ड का मतलब हो जाएगा एट हिज विट्स एंड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ सोसाइटी आर कंपनी प्रोवाइड्स दिस कन्वीनियंट फीचर्स। कोई संस्था या कंपनी जो सुविधाजनक सुविधाएं प्रदान करती है उसे हम क्या बोल देंगे? इक्विपमेंट बोलेंगे, उपकरण बोल देंगे? नहीं भाई, कोई भी संस्था होती या कंपनी होती है जो हमें सुविधाजनक सुविधाएं प्रदान करती है तो उसे हम क्या उपकरण बोल देंगे, इक्विपमेंट बोल देंगे, कि हम फैसिलिटी बोल सकते हैं? बताइए, फैसिलिटीज़ तो हमें देते हैं लेकिन फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि सुविधाजनक बनाना, या सिस्टम प्रणाली हमें देंगे क्या तो उसके लिए बोलेंगे एमिनिटीज़ बोलेंगे। एमिनिटीज़ का मतलब होता है भाई सुविधाएं। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर भाई। तो साथियों आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हम मेहनत करें भाई आप सभी को अपने शिफ्ट से पहले मेहनत करना है। ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आप सभी को एक्सर्ट का विलोम शब्द बताना है। चलिए बताएंगे आप सभी, क्या बनेगा? सोचिए थोड़ा सा, आप भी किसी का राइट आंसर देने का प्रयास करिए। एक्सर्ट का मतलब होता है भाई प्रयास करना। क्या होता है? प्रयास करना होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? क्रॉच हो सकता है। क्रॉच मतलब होता है क्या? झुकना होता है। ठीक है, उसके बाद इमर्ज का मतलब होता है उभरना। तो उसी प्रकार भाई रिलैक्स हो जाएगा। एक्सर्ट का मतलब प्रयास करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? रिलैक्स यानी आराम करना। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तनाव होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सर्ट का एंटोनिम क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। माई फ्रेंड और ऑन ट्रिप टू द वर्ल्ड। भाई देखिए यहाँ पे सेंटेंस यदि आप बेसिक क्लियर आपको मालूम होगा, जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यानी माई फ्रेंड और ऑन ए ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड होगा कि टू द वर्ल्ड होगा? भाई नहीं, क्या हो यहाँ पे टू द वर्ल्ड की जगह अराउंड द वर्ल्ड होगा, यानी माई फ्रेंड और ऑन ए ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड होगा। भाई यहाँ पे टू द वर्ल्ड क्या है? गलत होगा भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 92 को। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जो जमने योग्य हो जाते हैं भाई, जमने योग्य ठंडा, जमने योग्य ठंडा। तो इसका उल्टा क्या होगा? समरी। समरी मतलब क्या होता है? सारांश होता है। ब्रीस का मतलब क्या होता है? गर्मियों तेज होता है। ब्रीस का मतलब क्या होता है भाई? तेज होता है। समरी मतलब होता है, समरी यहाँ पे वो समरी नहीं दिया भाई, लेकिन स्पेलिंग देखिए गर्मी वाला ये तो दिया है। जो समरी आपका होता है, जो चैप्टर का सारांश होता है, इसका स्पेलिंग तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए SUMMERY दिया है। इसका मतलब होता है भाई ना कि गर्मियों जैसा महसूस हमें होता है। नाउन के मतलब क्या होता है? कुतरने वाला। ठीक है, और ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय होता है। तो भाई फ्रीजिंग मतलब जमने योग्य ठंडा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल हो गया, यानी उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 को। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। बताइए, यानी अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, यानी जो प्रोफेशनल होते हैं घुड़ दौड़ वाले, जो घुड़सवारी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं। बताएंगे? जॉकी बोलेंगे भाई। जॉकी मतलब ही होता है क्या? घुड़दौड़ जो सवारी होते हैं, घुड़दौड़ जो सवारी होते हैं। ठीक है, स्टंटमैन जो स्टंटमैन होते हैं। साउथपा मतलब हमारा जो बायां हाथ होता है, बैट्समैन जो होते हैं। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो प्रोफेशनल होते हैं घोड़े को दौड़ाने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जॉकी। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से, यानी रैपिडली। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि बहुत तेजी से। अननोइंगली का मतलब होता है कि अनजाने में, है ना? अनजाने में होता है। नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से। स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को क्या बनेगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यूथ इज द टाइम व्हेन द सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन। बताइए, सेंटेंस को पढ़िए दोस्त मेरे। यहां पे क्या है, यूथ इज है, यूथ इज द टाइम व्हेन द सीड्स। अब सीड्स क्या है, सीड्स तो एक प्लूरल है। आप देखिए इसमें यस ई डी यस लगा है, इसका मतलब कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो हमेशा आर लगता है ना, तो ईच कैसे आएगा बताइए आप सभी। यदि हमेशा याद रही, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जैसे कि 10 सीड होता है तो इसकी जगह ई जाता है, आप सभी को मालूम होगा। यानी इसमें हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा लास्ट ऑप्शन डी बनेगा। लास्ट ऑप्शन हमारा डी क्या बनेगा, द सीड ऑफ कैरेक्टर आर सोन बनेगा। ये आपका पूरा परफेक्ट आंसर है, द सीड्स ऑफ कैरेक्टर आर सोन, ये परफेक्ट होगा भाई, ये जिसमें नहीं आएगा। यदि 10 सीड केवल रहता तब यहाँ पे ही जाता। ठीक, क्लियर। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई प्रीफर वॉकिंग देन राइडिंग। दोस्त मेरे सेंटेंस को पढ़िए। आई प्रीफर, मैं प्रीफर कराऊंगी वॉकिंग, पहले टहलो उसके बाद राइडिंग करो। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में कंपेयरिंग हो रही कि नहीं, वॉकिंग और राइडिंग, ये दो चीज़ों के बारे में कंपेयरिंग हो रही है। हमेशा याद रखिएगा, जब दो चीज़ों के बारे में कंपेयर होता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है दोस्त मेरे। तो इस सवाल का तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आई प्रीफर वॉकिंग टू राइडिंग होगा। हमेशा याद रखिए, जब भी दो चीज़ों के बारे में कंपेयर होता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग होता है, हमेशा देन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रेक्कन का बताइए। रेक्कन का मतलब होता है गणना करना, रेक्कन का मतलब होता है गणना करना। तो इसका उल्टा बताइए, मेरिट मतलब क्या होता है, मेरिट जो हमारा योग्यता होते हैं भाई। ठीक है, और असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। काउंट मतलब गिनना होता है, इमेजिन मतलब जो हम कल्पना करते हैं, कल्पना करना। अब बताइए, तो रेकन मतलब गणना करना, तो इसका समान वाला शब्द क्या होगा, यानी काउंट करें भाई, हम गिन रहे हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी रेकन का जो सिनोनिम्स बनेगा वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 को, इडियम आप सभी बताना है। ब्रेड एंड बटर, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कंफर्टेबल लिविंग, यानी आलिशान जो हम लिविंग रहते हैं, जीवन रहते हैं। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो जीविका का साधन यानी रोटी रोजी, यानी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो जाएगा, जीविका का जो साधन होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गो डाउन इन फ्लेम्स, यानी बहुत ही शानदार तरीके से असफल होना। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब कि बहुत ही नाटकीय या शानदार तरीके से असफल होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू फेल स्पेक्टाकुलरली हो जाएगा भाई। जो लिखा है ना आपका गो डाउन इन द फ्लेम, ये जो मुहावरा है ना, इसका मतलब होता है कि बहुत ही नाटकीय या शानदार तरीके से असफल होना। तो क्या होगा, टू फेल स्पेक्टाकुलरली हो जाएगा, यानी बहुत ध्यान देने योग्य असफलता, बहुत ध्यान देने योग्य असफलता, जो कि अक्सर बहुत प्रयास या उच्च अपेक्षाओं के साथ होती है। ये तो आप सभी को मालूम होगा। तो दोस्त मेरे, आप सभी खूब मेहनत करके अपने पेपर में जाइएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंडेम्न का मतलब बताइए आप सभी, इस सिनोनिम्स का मतलब क्या हो जाएगा। कंडेम्न का मतलब होता है दोस्त मेरे निंदा करना, क्या होता है, निंदा करना। तो इसका समान वाला शब्द क्या होगा, अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, अपहोल्ड का होता है बनाए रखना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एलिवेट का मतलब क्या होता है, ऊंचा उठाना, एलिवेशन होता है ना, तो उसको मतलब क्या होता है, ऊंचा उठाना होता है। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, यानी यही डी ऑप्शन हो जाएगा। डिनाउंस का भी मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, तो सातों इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
दोस्त मेरे फाइनली 100 क्वेश्चन पेपर से पहले हमने पूरे पेपर का सोल्यूशन देखा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 100 सवालों में से कितना स्कोर रहा, सभी बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ, फिर मिलेंगे। उसके लिए क्लास प्रिपेयर करना बहुत अच्छी तरीके से। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। यदि सेशन लगा हो अच्छा तो भाई लाइक जरूर करिएगा। आप सभी के पास एक लाइक ही एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। ओके दोस्त मेरे, तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।